नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ललकार का। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर तरफ बस चुनावी शोर सुनाई देने लगा है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि वो इस साल होने वाले आम चुनावों में 400 प्लस सीटें जीतकर इतिहास रचने वाली है। लेकिन बीजेपी के दावे क्या बस चुनावी जुमले हैं या फिर इन बातों में दम है और ग्राउंड पर कितनी सच्चाई है? 2019 में 8 राज्यों में बीजेपी का रिकॉर्ड 100% का है। अर्थात 8 राज्यों की सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं कई राज्यों में जीत का रिकॉर्ड 60% से ज्यादा रहा। तो क्या इन्हीं आंकड़ों के दम पर बीजेपी 2024 के चुनावों में शंखनाद करने जा रही है? क्योंकि 2024 के चुनावों में बीजेपी ने तो ऐलान कर दिया है कि वो 400 से ज्यादा सीटें जीतकर चुनावी रण को फतेह करने वाली है। दरअसल जब से प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में 400 प्लस सीटें जीतने का ऐलान किया है, हर तरफ जीत हार की जो बातें थी वो खत्म हो चुकी हैं। बातें सिर्फ 400 के आंकड़े की हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अंतिम सांसें ले रहा विपक्ष का इंडिया गठबंधन अब केजरीवाल अखिलेश यादव के साथ आने के बाद एक नई उमंग के साथ बीजेपी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। तो में बीजेपी जिस पर आए दिन ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगता रहा है, उसी बीजेपी को हराने के लिए अब विपक्ष पूरी तरह से तैयार नजर आने लगा है। कांग्रेस के साथ सपा, आम आदमी पार्टी समेत कई राज्यों के सियासी दलों ने बीजेपी से दो हाथ करने के लिए कमर कस ली है। तो वहीं अब बीजेपी के लिए टेंशन भी बढ़ गई है। हाल के चुनाव में ऐलान किया गया था कि कुछ दिनों का ही, हालांकि अब चुनावों के ऐलान में वक्त बचा है, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आए हैं। ऐसे में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद चुनावी पेशोपेश अलग ही नजर आ रहा है और आएगा। लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी के 400 प्लस सीटें जीतने के ऐलान में कितनी सच्चाई है और कांग्रेस का साल 2024 का प्लान क्या है, इस पर चर्चा। तो चलिए आज समझने की कोशिश करेंगे अब की बार 400 पार कितना मुश्किल, कितना आसान। क्योंकि बिहार में जहां पर एक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग हो चुका है। महाराष्ट्र में भी तय हो चुका है और ये 3 बड़े अहम स्टेट हैं जिनको लेकर बात करना जरूरी है। बात करेंगे और कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आलोक पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी। रतन तिवारी जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रतन जी। संदीप दुबे हैं, बीजेपी नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी संदीप जी। आलोक पांडे जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। आपसे समझना चाहूंगा, अब की बार 400 पार का नारा सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कई बार ऐसा भी लगता है कि विपक्ष वाकई में अब की बार 400 पार में उलझकर रह गया है। लेकिन ग्राउंड में मौजूदा जो हालात हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं? कितना आसान, कितना मुश्किल? आलोक पांडे जी। एक लक्ष्य लेते हैं, क्योंकि मैं यूपीएससी कोच भी हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। हर बच्चा आता है, कहता है सर आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, हमें सिलेक्ट होना है। तो मैं कहता हूँ इतने घंटे पढ़ो। तो एक लक्ष्य लेता है कि चलिए ठीक है मैं 12 घंटे रोज पढ़ूंगा। लेकिन अगर वो 10 घंटे भी रोज पढ़ लेता है तो मैं मानता हूँ कि वो अपना सक्सेस रेट बढ़िया किए। लेकिन बीजेपी ने 400 का लक्ष्य रखा है, 400 पार का, हो सकता है कि 400 पार ना करे, लेकिन इस 400 पार के नारे ने 300 पार को तो आसान बना दिया ना। अब आप देखिए विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है वो ये दिल से नहीं कह पा रहा कि बीजेपी को हम 200 में रोक लेंगे, वो वजन नहीं आ रहा। तो बीजेपी 400 पार करेगी नहीं करेगी तो जनता देश की तय करेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन के मोरल को डाउन करने में कहीं ना कहीं पर 400 पार के नारे ने एक औषधि का काम तो जरूर किया है, इस बात को मानना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर एक गणित देखें, उत्तर प्रदेश और बंगाल, अगर इन 2 राज्यों की गणित में मैं मान के चलता हूँ कि मैं बीजेपी की तरह सोचूं तो 400 पार का हवा में नहीं बोलेंगे। अगर इनके सबसे बड़े नेता सदन के अंदर कहते हैं तो ये कोई बात ऐसी नहीं है कि वो अचीव करने का प्लान नहीं बना के आ रहे हो, वो कहीं ना कहीं अचीव करने का प्लान बना के आ रहे हो। तो वो 64 सीटें 2019 में जीते थे उत्तर प्रदेश से, 80 है, 16 सीटों का एक यहाँ पर गैप है
और बंगाल में 18 जीते थे, 2014 में इनके पास 2 थी, 2019 में 18 सीटें लेकर के आते हैं। तो अगर बंगाल से 12 सीटें बढ़ा लेते हैं और उत्तर प्रदेश से भी 12 बढ़ा लेते हैं, ये अचीवेबल है। तो 24 सीटों का गैप तो ये ऐसे पूरा कर देंगे और इनको 50 की जरूरत है। तो अगर थोड़ा सा उड़ीसा, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट और बंगाल और उत्तर प्रदेश इसको कवर करते हैं तो शायद ये गेम कर लेंगे जी। अब विपक्ष की रणनीति होनी चाहिए कि ये 400 पार के नारे पर ध्यान न दे, वो उन्हें 300 के नीचे का कोई नारा बना के लाए और 300 के नीचे रखे 250, 270 पर। तो एक काउंटर नारे की उम्मीद हम विपक्ष से जरूर करते हैं जो इसकी धार को कुंद कर दे। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं आऊंगा आपके पास। रतन तिवारी जी, क्या वाकई में जो आपकी बार 400 पार का नारा है उसने आपको फंसा कर रख दिया है? आलोक पांडे जी का कहना है कि विपक्ष फंस के रह चुका है, आपको सोचना पड़ रहा है क्योंकि 400 से रोकें या 300 के नीचे रोकें, आपको भी कुछ प्लानिंग करनी होगी। राजेश जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं और हमारे दोनों मित्रों को भी मैं नमस्कार करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस समय प्रचार मंत्री की भूमिका में उतर चुके हैं। उन्होंने जनता के दिमाग में और जनता के बीच में एक नैरेटिव सेट करने के लिए उन्होंने सदन के अंदर 400 पार का आंकड़ा दिया। लेकिन सच्चाई हमारे मित्र संदीप दुबे भी जानते हैं और सच्चाई इस देश की जनता और अच्छे राजनीतिक जानकार भी जानते हैं कि साउथ में हमने दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे साथ समाजवादी पार्टी है, पश्चिम बंगाल में इनकी हालत पतली है, बिहार में तेजस्वी यादव की जो लहर चल रही है, हमारी भी सभा होने वाली है। तो राजेश भाई, पूरी तरीके से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से निराश है, हताश है। आज देखिए ना कि आज इनको अपने तमाम गठबंधन के लोगों को साथ लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? यही प्रधानमंत्री करीब 6 महीने पहले सदन में चिल्ला के बोल रहे थे, एक अकेला सब पे भारी। आज 38 से 40 दलों को साथ लेके सीट शेयरिंग का फार्मूला भी तय नहीं हुआ है और नैरेटिव सेट करके आज कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ सब दुरुस्त है और सब हम लोग मिलके भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, संदीप दुबे जी, एक अकेला सब पर भारी, लेकिन फिर सबकी जरूरत आपको पड़ती जा रही है, कांग्रेस का आरोप आपके ऊपर। कांग्रेस के आरोप और प्रत्यारोप में हमें जाने की जरूरत नहीं है। भारतीय राजनीति की सबसे अच्छी परिकल्पना और श्रेष्ठ परिकल्पना ये है कि भारत में प्रत्येक बच्चा, हर व्यक्ति कहेगा कि ईमानदार शासन, एक सच्चे देशभक्त की आवश्यकता राजनीति में है। बहुत दिनों से एक रोल मॉडल इस देश ने खो दिया है। हम जब युवा पीढ़ी आए राजनीति में तो हमें कोई वो नेता नहीं मिल रहा था जिसको आदर्श मान के हम राजनीति की शुरुआत करें, राजनीति करें। वो आदर्श पूरे देश के युवाओं को मिला, देश को दृष्टि मिली और उसको सहज स्वीकार करना पड़ेगा। वो नेतृत्व के सारे गुण यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है और आज देश के पास विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता है। दूसरा, आप कह रहे हैं 400 पार, मैं कहता हूँ भाजपा 450 प्लस एनडीए गठबंधन सीट ले आएगी। और जिस तरह से कांग्रेस गफलत में है, उस गफलत को कांग्रेस मिटा दे। चुनाव कराने चाहिए कि नहीं कराने चाहिए? सुनिए, यूपी में उन्होंने रोक दिया, क्यों रोक दिया? अरे भैया, अखिलेश जी से गठबंधन करके उन्होंने रोक दिया। अभी मेरे मित्र कह रहे थे पश्चिम बंगाल में रोक दिया, क्यों रोक दिया? वहां ममता दी ने कांग्रेस, पता नहीं कांग्रेस लेफ्ट, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा बाद में जाइए, ममता दी के भरोसे इन्होंने बीजेपी को वहां रोक दिया। तो ये जो इनके भरोसे हैं, जो भरोसा जिन पे कांग्रेस करती है, वो पता नहीं कांग्रेस के भरोसे हैं या कांग्रेस उनके भरोसे है। पहले कांग्रेस ये स्पष्ट कर दे। आज देश कांग्रेस के भरोसे नहीं कोई परिकल्पना कर रहा है। आज देश कांग्रेस के भरोसे कोई नारा नहीं गढ़ रहा है। आज देश नारा गढ़ रहा है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भरोसे गढ़ रहा है। और ये नारा नहीं है सर, ये 450 पार हकीकत है। आपको 450 पार दिखेगा कि भाजपा 450 प्लस लेके आ रही है और कांग्रेस के लोग ऐसी और प्रचार प्रसार जोर। रतन तिवारी जी, 400 नहीं 450 पार की बात हो रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की अहम खबर जो सामने आ रही है बिहार से, उसके बाद जो है फिर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं।
पीएम मोदी के सामने बोले बिहार सीएम नीतीश कुमार, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे। नीतीश कुमार बोले, अब इधर उधर होने वाला नहीं हूं। सीएम नीतीश कुमार, 2024 चुनाव में पीएम मोदी 400 सीट जीतेंगे, पूरा भरोसा। पीएम मोदी के सामने बोले नीतीश कुमार, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे, भरोसा करिए हम पर। लेकिन सुन लीजिए नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, उसके बाद फिर पैनल के पास चलते हैं। हम आपको आश्वस्त कर, और हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारा काम जो चल रहा है वो काम ये तेजी से कराएंगे। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं हम लोग आपस में मिलजुल करके, कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम तो अब यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है और राज्य का जो काम हो रहा है, सब मिल करके हर व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और सब लोग खूब आगे बढ़े, यही हम लोगों की इच्छा। और हम लोगों के यहाँ भी बहुत आप जो कहते हैं कि हम अब आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन कब तक रहेंगे, कब नीतीश की अंतरात्मा एक बार फिर से जाग जाएगी, वो नीतीश कुमार को ही पता है, उसके बारे में कहना जल्दी होगी। लेकिन आलोक पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आलोक जी, बड़ी अहम बातें आपने कही, लेकिन कुछ पॉइंट्स मेरे जो मैं समझना चाहूंगा। जिस प्रकार से यूपी की हम बात कर रहे थे, जिस प्रकार से हमने पुलिस भर्ती के बाद युवाओं को डंडे खाते हुए देखा, पकड़ यूपी की पुलिस पकड़ के डंडों से पीट रही थी। हमने आरओ भर्ती की मांग को, उसके विरोध में लोगों को जमीन पे उतरते हुए देखा। लोग कहते हैं कि राम के साथ हमें काम ही चाहिए, बिना काम के काम नहीं बन पाएगा। क्या ये चीजें वाकई में 80 में से 80 सीटें दिला पाएंगी? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन लाठी तो जब मैं विद्यार्थी था, मैं अपना वाकया बताता हूँ। अखिलेश यादव की सरकार थी, मेरा आखिरी अटेम्प्ट था 2012-13 के आसपास का है समय, और मैंने उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा के पेपर में प्रॉब्लम चल रही थी, और मैंने भी लाठी, और इससे भी ज्यादा जोरदार लाठियां चली थी उस सरकार में। और उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी की बात भी वर्तमान सरकार ने कही थी कि उस सेशन में जितनी भी नौकरियां गड़बड़ी कराएंगे। हालांकि सीबीआई दिल्ली चली में पर्याप्त पहुंची नहीं है। 2017 में पलट दिया ना सर, अखिलेश की सरकार को लोगों ने पलट दिया। आलोक पांडे जी, 2017 में लोगों ने पलट दिया अखिलेश की सरकार को भी। तो अगर ये मुद्दा, और अगर जब 50 लाख युवा नौकरी के लिए आवेदन करे, तो बेरोजगारी किस लेवल पे है वो समझना होगा। और डबल इंजन की सरकार है सर वहां पर, भूलिए मत। नहीं, बिल्कुल। और अभी 2027 में अगर इसी तरह का रोजगार नहीं मिलेगा तो 1 करोड़ पे हो जाए। जब 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो और सबको अगर सरकारी नौकरी ही चाहिए तो कोई भी सरकार आ जाए। ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। दूसरी बात आते हैं, जब पेपर लीक हुआ और इसका एक मुद्दा बना, तो सरकार ने उसको बहुत जल्दी कैंसिल भी किया, उसका है। लेकिन हाँ, ये जो पेपर लीक प्रकरण है, ये भारतीय जनता पार्टी को असहज करेगा। चुनाव में इसको इनका आंसर देना पड़ेगा कि ये बार बार पेपर लीक क्यों होता है। भाई, मोदी की गारंटी पेपर लीक वाले पे मिल जाए कि मोदी जी की गारंटी के पेपर लीक नहीं होगा, तो ये देश के युवाओं के साथ एक बेहतर ऊपर भरोसा और बनेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी
दावा करती है कि वो सब जगह बेहतर परफॉर्म कर रही है, तो वो फिर पेपर लीक वाले मैटर में बेहतर परफॉर्म क्यों नहीं कर पाएगी? पेपर लीक ही ना हो, ये बड़ी बात है। और ये मैंने बहुत बार ये कहा, ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए। बात यूपी की मुझे लगता है कि पूरे देश में इस पे काम होना चाहिए। और मैं एक और पॉइंट भी सोचता हूं कभी-कभी कि अब जब फॉर्म फिलअप किया जाता है उसका जो पैसा है उसके बारे में पता लगना चाहिए कि वो फिर पैसा कहां पर गया, किसके पास वो पैसा गया। जो भी 50 लाख बच्चों ने 200-250 रुपए फॉर्म जो भरा था उसके पैसे को लेकर भी सवाल है कि आखिरकार वो पैसा जा कहां रहा है। ये भी बड़ा पॉइंट है।